नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब दोस्तों का स्वागत है। मैं कमल लोधवाल आप सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। बहुत सारे शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ने वाले हैं मुणुत नैन्सी के बारे में। और मुणुत नैन्सी का जो काल है जो 1610 से 1670 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, तेरा शेर शेरनी इसको पूरा करके दिखलाएगा। और पेपर की जैसे पेपर आता है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है डायरेक्ट। जैसे भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको डायरेक्ट आपको अटैक करना उस पे, और डायरेक्ट उस पे अटैक करके उसको पूरा करना है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका जो अगला जो आता है मुणुत नैन्सी, और मुणुत नैन्सी का है जो काल 1610 से 1670 ईस्वी तक माना जाता है। बात आती है मुणुत नैन्सी के जन्म की, तो 1610 ईस्वी में मारवाड़ में इनका जन्म हुआ है। और मुणुत नैन्सी का जन्म के बारे में बात करें, जन्म और जन्म होता है 1610 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो मारवाड़ में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मारवाड़ में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ में इनका जन्म होता है 1667 ईस्वी में। इन पर राज की जो धन है उसके गबन का आरोप लगाकर इन्हें जो बंदी बना लिया जाता है। मुणुत नैन्सी को कब बना लिया जाता है? 1667 ईस्वी में इन्हें बंदी बना लिया जाता है। एक और बात आती है कि जो मुणुत नैन्सी है वो औरंगाबाद से मारवाड़ लाया जा रहा था इनको। तो उस वक्त जो एक जगह है महाराष्ट्र में, उस जगह का नाम आ जाता है फुलसरी। और फुलसरी ग्राम में इन्होंने क्या कर लिया? अपनी आत्महत्या कर ली। 1670 ईस्वी में इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो एक गांव आता है महाराष्ट्र में और उसका नाम आता है फुलसरी। और फुलसरी ग्राम जहां ये कहां पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में ये गांव स्थित है। इस जगह पे 1670 ईस्वी में ये जब होशंगाबाद से मारवाड़ आ रहे थे तो उस वक्त इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली और इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो मुणुत नैन्सी के बारे में, इनके जन्म के बारे में हमने डिटेल से देख लिया। 1610 ईस्वी में मारवाड़ रियासत में इनका जन्म होता है। एक और बात करते हैं, जब ये होशंगाबाद से जब मारवाड़ लेके आ रहे थे और कुछ जो सरकारी जो खजाना था उसके गबन के आरोप में इन्हें बंदी बना लिया जाता है। और जब बंदी बना के इन्हें होशंगाबाद से मारवाड़ लेके आ रहे थे तो रास्ते में 1670 ईस्वी में इनको क्या हो गया? है जो आत्महत्या करके इनका है जो अंत हो जाता है। तो कहां पे होता है? फुलसरी गांव जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पे इनका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मुणुत नैन्सी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मुणुत नैन्सी की कुछ रचनाएं के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इनकी रचनाएं के बारे में, नैन्सी की जो रचनाएं हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो पहली जो रचना आती है वो आ जाती है मुणुत नैन्सी ख्यात, जिसे मुणुत नैन्सी की ख्यात कहा जाता है। उसका अध्ययन करेंगे। तो पहली रचना आ जाती है नैन्सी ख्यात। नैन्सी ख्यात पहली रचना इनकी मानी जाती है। ठीक है, नैन्सी ख्यात में क्या है कि इनके द्वारा गांव की जो जनसंख्या है उसका वर्णन इसमें दिया गया है। गांव की जनसंख्या का वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए इस रचना में क्या पहली बात तो क्या आती है कि इसमें जो ग्रामीण गांव है, ग्रामीण जो एरिया है उसकी जनसंख्या का क्या किया है? इसमें वर्णन किया गया है। जनसंख्या का वर्णन किया गया है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का वर्णन इसमें किया गया है। एक और बात आती है कि मुणुत जो नैन्सी है, इन्हें जो इस नैन्सी ख्यात में ग्रामीण जो जनसंख्या का वर्णन करने के कारण राजस्थान का की जनगणना का जो अग्रज माना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान जनगणना का अग्रज किसे माना जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जनगणना का अग्रज किसे माना जाता है? मुणुत नैन्सी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस ख्यात में जो मुणुत नैन्सी ख्यात है उसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो मुणुत नैन्सी ख्यात के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को जो राजपुताने का अबुल फजल कहा है। ठीक है, राजपुताने के अबुल फजल
राजपूताने का अबुल फजल फजल, ये किसने कहा? तो ये कहा था, किसने कहा था? तो राजपूताने का जो अबुल फजल है, ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने ये कहा था। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने जो मोनो नैंसी है उसको राजपूताने का अबुल फजल कहा था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगली इनकी रचना है, उसका नाम आ जाता है मारवाड़ परगणारी विगत। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कौन सी रचना आती है अगली? मारवाड़ परगणारी विगत। तो यहां चलते हैं हम, मारवाड़ परगणा विगत। ठीक है दोस्तों, तो अगली रचना इनकी आ जाती है मारवाड़ परगणारी विगत। इसमें मारवाड़ का गजेटर इसे कहा जाता है। ठीक है, इस रचना के कारण इसे मारवाड़ का गजेटियर या मारवाड़ का गजेटर इसे कहा जाता है, मोनो नैंसी को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद में इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। एक और बात आती है, अब इसके बाद में जो इसकी रचनाएं हैं, एक तो पहली रचना आ जाती है नैनसी ख्यात, दूसरी आ जाती है जो मारवाड़ परगणारी विगट। इसमें भी है जो इसको क्या कहा गया है? मारवाड़ का गजेटियर इसमें कहा गया है। तो दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नैंसी के बारे में। इनका जन्म होता है 1610 ईस्वी में, और इनके काल की बात करें तो 1610 से 1670 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। इसके बाद में जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ में इनका जन्म हो जाता है। जब होशंगाबाद से इन्हें मारवाड़ लेके आ रहे थे, उस समय क्या किया गया? तो फुलवारी ग्राम महाराष्ट्र में 1670 ईस्वी में इन्होंने आत्महत्या कर ली और इनका अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम आते हैं। तो जो इंपोर्टेंट जो रचना है उसमें मोनो नैंसी ख्यात आ जाती है पहले नंबर पे। उसमें क्या दिया गया है कि ग्रामीण जो जनसंख्या उसका वर्णन किया गया है। इसमें इस कारण राजस्थान की जो जनगणना का अग्रज मोनो नैंसी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली जो रचना है मारवाड़ परगणारी विगत, इसमें मारवाड़ का गजेटियर मोनो नैंसी को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो अगला जो शासक आता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगला शासक कौन आ जाता है? और अगला शासक आ जाता है दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में ये मारवाड़ के हैं जो अगले शासक आते हैं। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आ जाता है आस्करण। दुर्गादास राठौड़ के पिता की अगर बात की जाती है तो पिता का नाम आ जाता है, पिता इनके आस्करण थे, आस्करण। ठीक है, तो दोस्तों मंजिल को हमें पाना है, और हमारी जो मंजिल है वो परीक्षा है, और परीक्षा को पास करना है। तो हम आपके लिए वही कंटेंट लेके आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंजिल की जो औकात दिखानी है, और हमें इसको हमें जो एग्जाम को क्लियर करना है कैसे भी करके। तो दोस्तों आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं आगामी जितने भी एग्जाम है, और आपको ध्यान से इसको देखना है। तो दोस्तों एक एक चीज को आप बारीकी से देखते चलिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है दुर्गादास राठौड़ का संबंध कहां से है? तो मारवाड़ से इनका संबंध आ जाता है। एक और बात आती है कि पिता का नाम इनका आस्करण है। आगे चर्चा करते हैं इनके कुछ उपनाम हैं, तो उपनाम की भी इनकी चर्चा कर लेते हैं। उपनाम क्या आ जाते हैं?
तो उपनाम इनके सबसे पहले तो उपनाम पहला तो आ जाता है अणविद्या मोती। अणविद्या मोती इन्हें कहा जाता है, अणविद्या मोती। दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है अणविद्या मोती के नाम से इन्हें जाना जाता है। राठौड़ यूलिसेस इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राठौड़ यूलिसेस, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, राठौड़ यूलिसेस इन्हें कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक इससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता। तो इसके कुछ नाम ये हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अणविद्या मोती किसे कहा जाता है, तो इसका दुर्गादास राठौड़ है उनका उपनाम है, तो उपनाम में अणविद्या मोती इनको कहा जाता है, राठौड़ यूलिसेस इनको कहा जाता है, और मारवाड़ का उद्धारक इन्हें कहा जाता है। तो इन उपनामों से इन्हें जाना जाता है। आगे बात करते हैं, जब औरंगजेब के द्वारा जब इनको दिल्ली में कैद कर लिया जाता है, किसको, अजीत सिंह को। अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में जब कैद कर लिया जाता है, तो इन जो दुर्गादास राठौड़ है वो एक गोरादाई है, जो मारवाड़ की गोरादाई है, गोरादाई के द्वारा के सहयोग से अजीत सिंह को वहां से छुड़ा के लेके आते हैं, और छुड़ा के लाने के बाद में है जो मारवाड़ की, अगर पूछा जाए कि मारवाड़ की जो दाई माँ है उस वो कौन है, तो गोरादाई इनकी का नाम हो जाएगा। पन्नादाई कौन सी है, मारवाड़ की पन्नादाई। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि मारवाड़ की पन्ना धाई, तो मारवाड़ की पन्नादाई कौन हो जाएगी, गोराधाई। मारवाड़ की पन्नादाई गोराधाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं। तो आपका शासक कौन, हम कौन सा शासक पढ़ रहे हैं, दुर्गादास राठौड़ के हम बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब बात आती है पन्नादाई को, मारवाड़ की पन्नादाई गोरादाई को कहा जाता है। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं दुर्गादास हैं, इन्होंने 30 वर्ष तक संघर्ष करके अजीत सिंह को राजा बनाया था, और अजीत सिंह ने दुर्गादास को है जो राजा बनाने के बाद में कुछ समय बाद में अजीत सिंह ने दुर्गादास जी को वहां से दरबार से निकाल दिया जाता है। और चर्चा करें, जब 1718 ईस्वी में है जो दुर्गादास उज्जैन चले जाते हैं, और वहां उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1718 ईस्वी की बात आती है कि उन्हें अजीत सिंह के द्वारा दरबार से निकालने के बाद में वो कहां चले जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं दुर्गादास राठौड़, और वहां पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है मृत्यु कब होती है, तो 1718 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं कि दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो कहां पे है, तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी सिप्रा उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है, सिप्रा उज्जैन में है जो इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो ये दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अगले हम शासक की बात करते हैं, महाराजा अजीत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम चर्चा किसकी कर रहे थे, दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ का संबंध मारवाड़ रियासत से आता है। ये इनके पिता का नाम आ जाता है आस्करण, उपनाम इनके अणविद्या मोती, राठौड़ों का यूलिसेस इन्हें कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक इन्हें कहा जाता है। और बात आती है मारवाड़ की जो पन्नादाई है वो कौन है, गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ की पन्नादाई अलग थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दाई मां पन्नादाई थी मेवाड़ की। ठीक है, 1718 ईस्वी में उज्जैन में इनकी मृत्यु हो जाती है, और दुर्गादास राठौड़ है उनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला शासक आता है महाराजा अजीत सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं।
दोस्तों आगे चर्चा करने वाले हैं अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अजीत सिंह का शासनकाल आ जाता है 1679 से जो 1724 ईस्वी तक इनका शासनकाल आ जाता है। इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों ये मारवाड़ के अगले शासक आते हैं गद्दी पे बैठने के बाद में, अगली चर्चा करते हैं। तो इनके उपनाम की चर्चा कर लेते हैं। तो उपनाम, इनके उपनाम आ जाते हैं अजीत सिंह के। अजीत सिंह के उपनाम, अजीत सिंह के उपनाम कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला तो इनका आ जाता है बादशाह निर्माता। बादशाह क्या आ जाता है? बादशाह निर्माता। बादशाह निर्माता अजीत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, एक और बात, इनका एक और उपनाम आ जाता है कान का कच्चा, इनको कहा जाता है कान का कच्चा। कान का कच्चा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ओझा जी ने ये कहा है, ठीक है, कान का कच्चा इन्हें ओझा जी ने कहा था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इसके उपनाम हो जाते हैं, एक तो क्या हो जाता है बादशाह का निर्माता, एक और बात आती है इन्हें कान का कच्चा ओझा जी ने कहा। चर्चा करते हैं। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जो जफर कुली जो है उनको जो निकालकर 12 मार्च 1707 ईस्वी को जोधपुर पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। तो बात किसकी कर रहे हैं कि जो औरंगजेब की मृत्यु की अगर बात की जाती है तो 30 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जोधपुर की गद्दी पे अधिकार कौन कर लेता है? महाराजा अजीत सिंह है जो जोधपुर की गद्दी पे अधिकार कर लेते हैं, जोधपुर पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको निकाल लेते हैं और निकाल देते हैं यहाँ से निकालने के बाद में जो उनकी मृत्यु हो जाती है किसकी? औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जोधपुर पे अधिकार कब किया जाता है? तो 12 मार्च 1707 ईस्वी को जो अजीत सिंह का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। तो 12 मार्च 1707 ईस्वी को अजीत सिंह का मारवाड़ पे अधिकार हो जाता है, जोधपुर पे अधिकार हो जाता है। बात आती है 24 जून 1724 ईस्वी को बख्त सिंह द्वारा जो धोखे से अजीत सिंह की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और बख्त सिंह कौन थे? तो इनके पुत्र थे। तो इनके पुत्र के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कब की कर दी जाती है? 23 जून 1724 ईस्वी को। 23 जून 1724 ईस्वी को इनकी क्या? बख्त सिंह। और बख्त सिंह कौन थे? इनके पुत्र थे। इनके पुत्र के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक इनकी जो मारवाड़ के अगले पितृहंता कौन थे? बख्त सिंह हैं जो मारवाड़ के पितृहंता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपके आ जाते हैं कौन? महाराजा अजीत सिंह। अजीत सिंह के कुछ और जो कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो रचनाएं इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों देखिएगा, रचनाओं में सबसे पहले नंबर पे आती है गुण सागर। क्या आ जाती है? गुण सागर इनकी रचना है। गुण सागर की रचना भी इनके द्वारा की जाती है। अगली रचना आ जाती है अजीत सिंह री कविता। अजीत सिंह री कविता इनकी रचना है। क्या है? अजीत सिंह री रचना। ठीक है, अजीत सिंह री कविता। ठीक है, अजीत सिंह री कविता, ये इनकी रचना है। तो ये भी इनकी रचना मानी जाती है। अगली रचना के बारे में अगर चर्चा करें तो वो आ जाती है अजीत सिंह रा गीत। अगली रचना कौन सी आ जाती है? अजीत सिंह रा गीत। अजीत सिंह रा गीत इनकी रचना है अजीत सिंह की। एक और आती है निर्वाण दुहा। निर्वाण दुहा भी इनकी रचना है। निर्वाण दुहा इनकी क्या आ जाती है? रचना आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं रचनाओं के बाद में इनके कुछ निर्माण कार्य इनके द्वारा किए गए। तो निर्माण कार्य के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले निर्माण कार्य की बात करें।
निर्माण कार्यों में इनके आ जाते हैं, सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं जसवंत का जो जसवंत सिंह का स्मारक आ जाता है, जो कहाँ पे स्थित है, मंडोर में स्थित है। जसवंत सिंह का स्मारक, और ये कहाँ पे है, मंडोर में। मंडोर में ये बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। घनश्याम मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है जोधपुर में घनश्याम किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों, घनश्याम मंदिर का निर्माण, और ये कहाँ पे स्थित है, तो जोधपुर में ये स्थित है। ठीक है, अगला जो निर्माण करते हैं, मूल नायक मंदिर का निर्माण करते हैं इनके द्वारा। मूल नायक मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। एक थंबा जो मंदिर है, एक थंबा जो महल है, उसका निर्माण भी जोधपुर में ही होता है। और किसके द्वारा होता है, तो ये होता है अजीत सिंह के द्वारा। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। एक तंबा जो महल है उसको प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों ये अजीत सिंह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो बात आती है इनके शासनकाल की, 1679 से 1724 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। बात करते हैं इनके उपनाम की, तो उपनाम में बादशाह का निर्माता इन्हें कहा जाता है, कान का कच्चा कहा जाता है, किसने कहा, ओझा ने कहा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 12 मार्च 1707 को ये इनका जो जोधपुर पे अधिकार हो जाता है। ठीक है, 23 जून 1724 ईस्वी को भक्त सिंह इनके जो पुत्र थे उनके द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं में क्या आ जाता है, एक तो गुण सागर आ जाता है, अजीत सिंह की कविता आ जाती है। एक और बात आती है, अजीत सिंह राग गीत इनकी रचना है, निर्माण दोहा इनकी रचना है। आगे चर्चा करते हैं, कुछ निर्माण कार्य इनके द्वारा किए गए उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। और निर्माण कार्यों में इनका जो आ जाता है, निर्माण कार्य कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं। पहला तो आ जाता है जसवंत सिंह का जो स्मारक है, और इसका निर्माण भी अजीत सिंह के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया, मंडोर में इसका निर्माण किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं, घनश्याम मंदिर का निर्माण जोधपुर में इनके द्वारा किया गया। एक और चर्चा करते हैं, मूल नायक मंदिर का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया जोधपुर में। आगे चर्चा करते हैं कि एक थंबा जो महल है उनका निर्माण जोधपुर में अजीत सिंह के द्वारा किया गया। इसी एक थंबा जो महल है इसको जो किस नाम से जाना जाता है, जो प्रहरी मीनार के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों मंजिल को पाना है हमें, और मंजिल को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत पसीना बहाना पड़ेगा, दोस्त बाधाएं आएंगी उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी रुकना नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों हम आपके लिए वो ही चीजें लेके आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और इनमें से 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनमें से जो आपके राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और मारवाड़ का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं एग्जाम में, जितने भी आगामी एग्जाम हैं उनमें से। ठीक है, मेवाड़ के जो इतिहास हमने पढ़ा, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, इनमें ही जो पढ़ाया हुआ है उनमें से आपको इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो से ऐसे जुड़े रहो, ऐसे लगातार आप हमारे वीडियो देखते रहो। तो धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए।